अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट बिहेवियर साइकोलॉजी के यूनिट नंबर 1 जो कि हमारे साथ इंट्रोडक्शन टू बिहेवियर साइकोलॉजी है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। यूनिट को स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सब दोस्तों को टाइम पर मिल सके। डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हमारे साथ मौजूद है जिसमें हम मंदरजा झेल टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे साइकोलॉजी की कि साइकोलॉजी किसे कहते हैं, साइकोलॉजी को हम डिफ़ाइन करेंगे। इसके बाद फिर हम बात करेंगे गोल्स ऑफ साइकोलॉजी पर कि साइकोलॉजी को हम किस मकसद के लिए स्टडी करते हैं, क्यों स्टडी करते हैं, ठीक है। इस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। इसके अलावा मॉडर्न साइकोलॉजी के जो हिस्टोरिकल रूट्स है उस पर हम बात करेंगे कि जो साइकोलॉजी है ये कैसे मॉडर्न साइकोलॉजी बनी है, इसके पीछे क्या हिस्ट्री है, उस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। इसके अलावा आइडेंटिफाई डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थाट्स, हमारे साथ पहले ज़माने के जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे उनका साइकोलॉजी के बारे में क्या सोच था, वो साइकोलॉजी के बारे में क्या सोचते थे, क्या उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे, उस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ बिहेवियर साइकोलॉजी किसे कहते हैं इसको हम डिफ़ाइन करेंगे और आखिर में फिर हम मेजर पर्सपेक्टिव विच डेवलप इनटू मॉडर्न साइकोलॉजी, मॉडर्न साइकोलॉजी में जितने भी मेजर पर्सपेक्टिव या मेजर कंपोनेंट डेवलप्ड हुए थे उस पर हम बात करेंगे। सो आज का यूनिट बहुत ही ज़्यादा बेसिक, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कंसेप्चुअल है, सो इसलिए इसको गौर से सुनिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ साइकोलॉजी? साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस ह्यूमन और एनिमल। साइकोलॉजी ये हमारे साथ साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम ह्यूमन और एनिमल के बिहेवियर या जितने भी मेंटल प्रोसेसेस है उसको हम साइंटिफिकली जब स्टडी करते हैं तो इसको कहते हैं साइकोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, ये बात अपने ज़ात नोट करें कि साइकोलॉजी में हम ह्यूमन एनिमल दोनों के बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को क्या करते हैं, उसको साइंटिफिकली स्टडी करते हैं, ठीक है। साइंटिफिकली से मुराद यह है कि एक प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं और स्टडी करने के बाद उससे कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है। सो ये हमारे साथ एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। बिहेवियर इज़ ओवर्ट, मैनिफेस्ट, ऑब्वियस एंड इजी टू स्टडी। बिहेवियर ये हमारे साथ एक ऐसा कंपोनेंट है, एक ऐसा जुज़ है जिसको हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, जिसको हम जज कर सकते हैं, जिसको हम नोट कर सकते हैं और इसी वजह से बिहेवियर को स्टडी करना भी आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि हम इसको देख सकते हैं, इसको हम जज कर सकते हैं, इसको हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, इसको हम फील कर सकते हैं, तो इसी वजह से बिहेवियर को स्टडी करना जो है ये आसान है। द मेंटल प्रोसेसेस दैट हेल्प कैरी आउट दीज बिहेवियर आर कोड, अंडरलाइंग, हिडन एंड नॉट इजी टू स्टडी। इसके अलावा हमारे साथ जो दूसरा कंपोनेंट है जिसे हम मेंटल प्रोसेसेस कहते हैं, जिसकी वजह से बिहेवियर जो है वो वजूद में आती है, तो ये मेंटल प्रोसेसेस ये हमारे साथ एक पोशीदा कंपोनेंट है, एक छुपा हुआ कंपोनेंट है जिसको हम डायरेक्टली ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, जिसको हम डायरेक्टली हम देख नहीं सकते, जिसको हम डायरेक्टली जज नहीं कर सकते और इसी वजह से इसको स्टडी करना भी मुश्किल है बनिस्बत बिहेवियर के, ठीक है। बिसाइड बिहेवियर, बिहेवियर के अलावा व्हाट काजेज दीज बिहेवियर टू अकर, अगर हम बिहेवियर के अलावा इस बात पर सोचे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि बिहेवियर को वजूद में लाती है और इसके साथ साथ द मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन इट, और इस बिहेवियर के साथ वो कौन से मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं जिसकी वजह से बिहेवियर वजूद में आती है। सो इट इज़ एन इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ इंटरेस्ट फॉर अ साइकोलॉजिस्ट। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में जानना
और इन दोनों चीज़ों के बारे में स्टडी करना। साइकोलॉजिस्ट जो है इन दोनों चीज़ों पर बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, फोकस करते हैं और इसको स्टडी करने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी जाहिर करते हैं और लेते हैं। गोल ऑफ साइकोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, हम साइकोलॉजी को क्यों स्टडी करते हैं, इसका मकसद क्या है, इस पर अब हम बात करेंगे। सो द फर्स्ट गोल ऑफ studying psychology is to understand the nature and mechanism of behavior and mental processes। हमारे साथ जितने भी behavior और जितने भी mental processes है, तो इसके नेचर और इसके जो तरीक़ेकार है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजी को स्टडी करते हैं, या हम जो है साइकोलॉजी को स्टडी करते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारे सामने जो बंदा है ये किस बिहेवियर का जो है मालिक है, या किस नेचर का मालिक है, इसकी बिहेवियर कैसी है, या इसका जो मेंटल प्रोसेस है वो कैसे है, किस तरह से ये बंदा सोचता है। ठीक है, तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम साइकोलॉजी को स्टडी करते हैं। इसके अलावा टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, इनके दरमियान क्या कनेक्शन है, इस कनेक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम साइकोलॉजी को स्टडी करते हैं। इसके साथ साथ टू अप्लाई दिस अंडरस्टैंडिंग टू अ रियल लाइफ सिचुएशंस, और जितनी अंडरस्टैंडिंग हमने गेन की होती है तो इसको हम फिर अपने रियल लाइफ सिचुएशन पर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग प्रिडिक्ट फॉर द फ्यूचर, और इसी अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर फिर हम किसी इंडिविजुअल के फ्यूचर को क्या करते हैं, उसको हम प्रिडिक्ट करते हैं। उसके फ्यूचर के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई बंदा जो है वो करंट सिचुएशन में इस तरह से बिहेव कर रहा है, तो मौजूदा आने वाले टाइम में, आने वाले दिनों में इसके बिहेवियर में क्या क्या तब्दीलियाँ रूनुमा होगी, या कौन सी तब्दीलियाँ जो है वो आएगी। ठीक है, तो इसको प्रिडिक्ट करते हैं हम साइकोलॉजी को स्टडी करने के ज़रिए। इसके साथ साथ टू एम्प्लॉय द साइंटिफिक अप्रोच फॉर डेवलपिंग दिस अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये हमारे साथ साइकोलॉजी के मेजर गोल्स है। 5 गोल ऑफ साइकोलॉजी। इसके अलावा जो मज़ीद अगले 5 गोल्स हैं साइकोलॉजी के, वो ये है कि साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। एग्जाम, वॉच एंड इंटरव्यू अ पर्सन बिहेवियर। हम किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर को, उसको मालूम करने की कोशिश करते हैं, उसको हम देखते हैं और उस बंदे से उसके बिहेवियर के बारे में उनसे पूछते हैं, उनसे इंटरव्यू करते हैं। ठीक है, इसके अलावा डिस्क्राइब। साइकोलॉजी जो है ये हमें डिस्क्राइब करती है रिकॉर्ड स्पेसिफिक बिहेवियर अंडर सर्टेन सिचुएशन। एक ख़ास हालात में एक बंदा कैसे बिहेव करता है, तो उसके बिहेवियर को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं साइकोलॉजी के ज़रिए। एक्सप्लेन, गिव रीज़न फॉर बिहेवियर इन टर्म ऑफ फीलिंग ऑफ एंजाइटी और डिस्ट्रैक्शन। अगर कोई बंदा डिस्ट्रैक्शन का शिकार हुआ है या एंजाइटी का शिकार हुआ है, तो इन फीलिंग्स में ये बंदा जो है कैसे बिहेव करता है और इसके बिहेव करने के पीछे क्या वजह है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें साइकोलॉजी क्या करती है, एक्सप्लेनेशन देती है। इसके साथ साथ प्रिडिक्ट से मुराद जानना। ठीक है, इसको कहते हैं प्रिडिक्ट। सो डिटरमाइन हाउ अ पर्सन विल बिहेव अंडर अ सर्टेन सिचुएशन। साइकोलॉजी के ज़रिए हम किसी इंडिविजुअल के फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन करते हैं, निशानदही करते हैं कि ये बंदा जो है आगे लाइफ में अगर इस पर ऐसे सिचुएशन आए तो ये बंदा कैसे बिहेव करेगा ऐसे सिचुएशन में। ठीक है, तो इसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ कंट्रोल, चेंज द बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस बाय टीचिंग पेशेंट न्यू वेज ऑफ कीपिंग देयर एंजाइटी अंडर कंट्रोल। साइकोलॉजी के ज़रिए हम अपने क्लाइंट को जो है उनको टीच करते हैं, उनको गाइड करते हैं और उन्हें बताते हैं कि कैसे वो अपने एंजाइटी की कंडीशन में अपने आप को कंट्रोल में रख सकता है, अपने माइंड को किस तरह से या अपने बिहेवियर को वो किस तरह से कंट्रोल में रख सकते हैं। तो ये सारा कुछ जो है हम साइकोलॉजी को स्टडी करने के बाद कर सकते हैं। हिस्टोरिकल रूट ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स,
अभी जो हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ये हमारे साथ असल में मॉडर्न साइकोलॉजी है। ये मॉडर्न साइकोलॉजी हमें यूं ही अचानक नहीं मिली हुई है, बल्कि इसके पीछे बहुत सारे रिसर्चर्स, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने अपना काम जो है वो सर अंजाम दिया हुआ है, और उनके रिसर्चेस, उनके कामों के बाद जो है हमें ये मॉडर्न साइकोलॉजी मिली हुई है। ठीक है, सो उसकी जो बैक हिस्ट्री है उस पर अब हम बात करेंगे। तो जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, आप सब दोस्तों ने इसको पढ़ा भी होगा कि साइकोलॉजी को पहले ज़माने में, पुराने ज़माने में जब साइकोलॉजी की अभी शुरुआत हुई थी, तो उस ज़माने में लोग साइकोलॉजी की डिफिनीशन इस तरह से करते थे कि साइकोलॉजी को वो कहते थे स्टडी ऑफ साउल। मतलब साउल के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसको साइकोलॉजी कहते हैं। ये पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा, जब लोगों को साइकोलॉजी के बारे में पता नहीं था और साइकोलॉजी की अभी अभी शुरुआत हुई थी, तो उस ज़माने में लोग साइकोलॉजी के डिफिनीशन इस तरह से करते थे। फिर जब लोगों की नॉलेज इसके बारे में थोड़ी सी बढ़ी और लोगों ने जो है इस पर रिसर्च किया, तो लोगों ने जो है इस डिफिनीशन को क्या किया, इस डिफिनीशन को मॉडिफाई किया और इस डिफिनीशन की जगह फिर उन्होंने स्टडी ऑफ माइंड को जो है यूज़ करना शुरू किया साइकोलॉजी के लिए। ठीक है, फिर जब लोगों ने इस पर भी रिसर्च किया, इस पर भी उन्होंने जो है डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए, तो उन एक्सपेरिमेंट के बाद इन्हें जो है रिकॉग्नाइज हुआ कि स्टडी ऑफ माइंड इज़ नॉट called psychology. So they converted the definition into study of conscious experience. इन्होंने फिर स्टडी ऑफ माइंड को कन्वर्ट कर दिया, मॉडिफाई कर दिया स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस में। ठीक है, उन्होंने फिर साइकोलॉजी की डिफिनीशन इस तरह से की कि स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस इज कॉल्ड साइकोलॉजी। फिर जब लोगों ने, रिसर्चर्स ने, साइकोलॉजिस्ट लोगों ने इस पर भी रिसर्च किया, इस पर भी एक्सपेरिमेंट किए, तो एक्सपेरिमेंट के बाद उन्हें ये रिकॉग्नाइज हुआ कि हमने जो डिफिनीशन की हुई है साइकोलॉजी की, जिसे हम स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस कहते हैं, तो इसको एक्चुअली साइकोलॉजी नहीं कहते। तो इस वजह से उन्होंने फिर इस डिफिनीशन को भी मॉडिफाई किया और इसको कन्वर्ट कर दिया स्टडी ऑफ बिहेवियर में। ठीक है, सो स्टडी ऑफ बिहेवियर जो है ये हमारे साथ मॉडर्न साइकोलॉजी की जो शुरुआत है वो यहाँ से हुई थी, स्टडी ऑफ बिहेवियर से। स्टडी ऑफ साउल। In 1590, Rudolf Gueckel used the term psychology. 1590 में रुडोल्फ ग्यूकल एक बंदा था, उन्होंने जो है टर्म साइकोलॉजी को क्या किया था, यूज़ किया था पहली दफ़ा। दिस वर्ड इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड। अब ये साइकोलॉजी जो है ये हमारे साथ दो यूनानी अल्फाज के मजमूए से बना हुआ है, साइकी एंड लोगोस। ठीक है, द फॉर्मर मीन मतलब साइकी का मतलब है साउल, एंड लेटर का मतलब जो लोगोस है इसका मतलब है डिस्कर्सिव नॉलेज। सो द लिटरली साइकोलॉजी मीन्स द साइंस ऑफ साउल। सो साइकोलॉजी की जो लफ्ज़ी मायनी आती है वो साइंस ऑफ साउल को कहते हैं, मतलब साउल के बारे में स्टडी करने को क्या कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं। एरिस्टोटल गिव एन इम्पोर्टेंट प्लेस टू साउल इन ह्यूमन लाइफ। इसके अलावा एरिस्टोटल ने जो है ह्यूमन लाइफ में साउल को एक बहुत बड़ी अहमियत दी थी। लाइफ हैज़ नो मीनिंग विदाउट साउल। उन्होंने कहा था कि ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है साउल के बग़ैर, मतलब रूह के बग़ैर ज़िंदगी बिल्कुल मौजूद ही नहीं है। ठीक है, बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ साउल टू द बॉडी। लेकिन जो एरिस्टोटल थे इन्होंने जो है इस बात की वजाहत पेश नहीं की कि साउल और बॉडी के दरमियान आखिर क्या रिलेशनशिप है। दिस प्रॉब्लम ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी एंड साउल परसिस्ट फॉर सेंचुरीज। और यही प्रॉब्लम बॉडी एंड साउल के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, इस क्वेश्चन, ये मसला जो था ये बहुत सेंचुरीज के लिए जो है ये मौजूद रहा। ठीक है, लेटर ऑन बाद में द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट वाज डिस्कार्टेड ऑल टुगेदर। जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के लिहाज से लोग साइकोलॉजी को देख रहे थे, तो इसको सब साइंसदानों, सब रिसर्चर ने मिलकर इसको जो है मुस्तरद किया। एंड साउल की जगह उन्होंने एक दूसरा वर्ड यूज़ किया जिसको उन्होंने कहा स्टडी ऑफ माइंड।
आ जाते हैं स्टडी ऑफ माइंड की तरफ। साइकोलॉजी वाज आल्सो डिफाइंड एज द साइंस ऑफ माइंड, बट साइकोलॉजिस्ट वर नेवर सेटिस्फाइड विद दिस डिफिनीशन बिकॉज माइंड है वाज अ वेग टर्म दैट कुड नॉट बी डिफाइंड इन ऑब्जेक्टिव टर्म। जब लोगों की नॉलेज में इजाफा हुआ या होता गया टाइम के साथ साथ, तो लोगों ने जो स्टडी ऑफ साउंड डिफिनीशन की थी साइकोलॉजी के लिए, तो उस डिफिनीशन को लोगों ने मुस्तरद कर दिया और उसकी जगह एक दूसरी डिफिनीशन पेश की जिसको उन्होंने स्टडी ऑफ माइंड करार दिया। तो उन्होंने जो है साइकोलॉजी को क्या कहा, स्टडी ऑफ माइंड करार दिया। लेकिन इस डिफिनीशन पर बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट जो थे वो मुत्तफिक नहीं थे, वो मुतमईन नहीं थे, क्योंकि जो माइंड है ये हमारे साथ एक वेग टर्म है जिसको हम ऑब्जेक्टिवली डिफाइन नहीं कर सकते। माइंड एंड मेंटल एक्सपीरियंसेस वर प्राइमरली सब्जेक्टिव इन नेचर। माइंड और मेंटल एक्सपीरियंसेस को जो है प्राइमरली जो है ये नेचर में सबसे पहली बात यह है कि ये हमारे साथ क्या है, सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव से मुराद ये है कि इसको आप डायरेक्टली ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, किसी के माइंड को आप डायरेक्टली पढ़ नहीं सकते, उसके बारे में आप जान नहीं सकते कि ये बंदा अब इस टाइम क्या सोच रहा है। तो इसलिए साइकोलॉजी या माइंड या मेंटल एक्सपीरियंसेस ये हमारे साथ सब्जेक्टिव में आते हैं नेचुरली, ठीक है। देयरफॉर द लेटर साइकोलॉजिस्ट फिक्स देयर पोजीशन एंड बिगिन इन्वेस्टिगेशन इनटू बिहेवियर एंड दैट वाज ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्जर्वेबल फिनोमिना। तो इसी वजह से जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने अपनी जो डिफिनीशन है उसको कन्वर्ट कर दिया और उन्होंने फिर फोकस दिया बिहेवियर पर, और बिहेवियर को वो स्टडी करना उन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि बिहेवियर जो है ये हमारे साथ एक ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट है और इसको जो है आप आसानी ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। द माइंड अप्रोच इन साइकोलॉजी वाज रिजेक्टेड। अब माइंड के बारे में लोग जो डिफ़ाइन कर रहे थे साइकोलॉजी को, तो इसको सब लोगों ने क्या किया, मुस्तरद किया, क्योंकि माइंड कैन नॉट बी स्टडीड यूजिंग साइंटिफिक प्रोसीजर, क्योंकि साइंटिफिक प्रोसीजर को इस्तेमाल करते हुए हम माइंड को स्टडी नहीं कर सकते। बिसाइड देयर इज़ नो साइंटिफिक वे टू डिटरमाइन वेदर एन एंटिटी सच एज माइंड एक्चुअली एग्जिस्ट। इसके अलावा ऐसा कोई आला नहीं था जिसके ज़रिए वो लोग जान सकते कि हाँ माइंड असल में मौजूद है या नहीं, माइंड जो है असल में एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो इस वजह से उन्होंने स्टडी ऑफ माइंड डिफिनीशन को रिजेक्ट कर दिया। आ जाते हैं स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस की तरफ। साइकोलॉजी हैज़ आल्सो बीन डिफाइंड एज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। साइकोलॉजी को एक ऐसा ज़माना भी आया था जिसमें लोगों ने साइकोलॉजी को इस तरह से डिफ़ाइन किया था कि स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस इज़ कॉल्ड साइकोलॉजी। मतलब कॉन्शियसनेस के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसको साइकोलॉजी कहते हैं। Structuralism, an important early school of thought in psychology, considered psychology as the study of conscious experience. Structuralism ये हमारे साथ एक मॉडल था जिसमें साइकोलॉजी के बारे में बातें कही गई थी। उन्होंने जो है साइकोलॉजी की ये डिफिनीशन की थी कि साइकोलॉजी असल में हमारे साथ कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस को कहते हैं, मतलब अपने होश और हवास में हम जो फील करते हैं, जो एक्सपीरियंस करते हैं, तो इसको कहते हैं साइकोलॉजी। इन द वर्ड्स ऑफ विलियम वॉन्ट के अल्फाज के मुताबिक साइकोलॉजी हैज़ टू इन्वेस्टिगेट दैट विच वी कॉल इंटरनल प्रोसेसेस और एक्सपीरियंसेस, दैट इज़ आवर own sensation, feelings, our thoughts and wishes in contradistinction to the subject of external experience. The word consciousness does not include animal or human behavior. इसके अलावा हमारे साथ जो वर्ड यूज़ हुआ था पुराने ज़माने में कॉन्शियसनेस, तो इसमें ये निशानदेही नहीं की गई थी कि आया इस कॉन्शियसनेस में एनिमल या ह्यूमन बिहेवियर आते हैं या नहीं। साइकोलॉजी आल्सो स्टडी अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस प्रोसेसेस। इसके अलावा साइकोलॉजी में हम अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस प्रोसेसेस को भी स्टडी करते हैं। देयरफॉर देयर इज सफिशिएंट रैशनल बिहाइंड द बिलीफ दैट इट कैन नॉट बी कॉल्ड द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस अलोन। इसलिए इनके पास एक जो है एक भरपूर वजह मौजूद थी इस डिफिनीशन को रिजेक्ट करने के लिए कि साइकोलॉजी इज़ नॉट कॉल्ड द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस अलोन।
study of behavior. Modern psychologists define it as a science of behavior both of animals and humans. अब जितने भी हमारे साथ मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट हैं तो उनके मुताबिक साइकोलॉजी असल में हमारे साथ स्टडी ऑफ बिहेवियर है, दोनों एनिमल और ह्यूमन के। ह्यूमन और एनिमल्स के बिहेवियर को जब हम स्टडी करते हैं तो दिस इज कॉल्ड साइकोलॉजी। इट वाज वॉटसन द फाउंडर ऑफ द बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट्स हु पोस्टुलेट दिस डिफिनीशन। इस डिफिनीशन को किसने पेश किया था? इस डिफिनीशन को वाटसन ने पेश किया था, जो कि बिहेवियरिस्ट थे और स्कूल ऑफ थॉट्स के फाउंडर थे, ठीक है, जिन्होंने ये डिफिनीशन की थी। दिस डिफिनीशन इज कम्प्रिहेंसिव in the sense that it identifies behavior that are odd and can be observed। अब ये डिफिनीशन जो कि वाटसन ने की थी तो ये इस लिहाज से भी तसल्ली बख्श थी क्योंकि इस डिफिनीशन में उन्होंने बिहेवियर को एक ओड कंपोनेंट करार दिया था, मतलब एक ऐसा कंपोनेंट जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते है। बट दिस डिफिनीशन आल्सो हैज सम लिमिटेशन, लेकिन इस डिफिनीशन के भी कुछ हदूद थे। दिस डिफिनीशन टेक बिहेवियर इन अ वेरी नैरो सेंस। इस डिफिनीशन में जो बिहेवियर उन्होंने इंक्लूड किया हुआ था तो उस बिहेवियर को उन्होंने एक बहुत नैरो सेंस में डिफाइन किया था। एज वाटसन से इट वाज मेयरली स्टिमुलस रिस्पॉन्स, क्योंकि वाटसन ने कहा था कि जो हम बिहेव करते हैं तो बिहेव करने के लिए हमें असल में एक स्टिमुलस दरकार होता है, स्टिमुलस रिक्वायर्ड होता है, जिसके नतीजे में हम फिर उससे रिलेटेड बिहेव करते हैं। बिहेवियर फॉर मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट, मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट के लिए जो बिहेवियर है इसमें हमारे साथ बोथ ओड बिहेवियर एज वेल एज मेंटल प्रोसेसेस दोनों आ जाते हैं। दैट अकम्पनी दिस बिहेवियर, जो कि इस बिहेवियर को इकट्ठे परफॉर्म या सरअंजाम देती है। दैट इज द इनर एक्सपीरियंसेस दैट कैरी आउट दिस बिहेवियर। अर्लियर स्कूल्स ऑफ थॉट्स, अर्लियर स्कूल्स ऑफ थाट से मुराद ये है कि पुराने ज़माने में लोग साइकोलॉजी के बारे में क्या ख्याल करते थे, क्या सोचते थे। स्ट्रक्चरलिज्म के मुताबिक, स्ट्रक्चरलिज्म ये हमारे साथ एक मॉडल था, उस मॉडल के मुताबिक फोकस ऑन स्टडिंग द कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस बाय लुकिंग इनटू इंडिविजुअल पार्ट्स और एलिमेंट। उस स्ट्रक्चरलिज्म मॉडल के मुताबिक वो साइकोलॉजी को असल में स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस या स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस करार दे रहे थे कि साइकोलॉजी असल में हमारे साथ ये स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस को कहते हैं, जिसमें हम जितने भी कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस है लाइक थॉट्स, फीलिंग आ गए, ठीक है। इसके अलावा प्रैक्टिकली हम जो काम करते हैं, ठीक है, अपने होश और हवास में, तो इन सब चीज़ों को जब हम स्टडी करते हैं तो इसको साइकोलॉजी कहते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरलिज्म। Structuralism entail early concept of psychology and primarily use the procedure called introspection। स्ट्रक्चरलिज्म ने जो है साइकोलॉजी का सबसे पहले कंसेप्ट को पेश किया था और उन्होंने एक टर्म को यूज़ किया था जिसको इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। इंट्रोस्पेक्शन ये हमारे साथ एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें हम अपने क्लाइंट को एक ख़ास सिचुएशन में ले जाते हैं और उस सिचुएशंस में को एक्सपोज होने के बाद, उस सिचुएशन को एक्सपोज होने के बाद वो पेशेंट किस तरह से फील करता है, क्या महसूस करता है, क्या वो सोचता है, उसके बारे में हम उनसे सवालात करते हैं ताकि हम उनके माइंड को स्टडी कर सकें, ठीक है। इसके अलावा फंक्शनलिज्म मॉडल के मुताबिक अगर साइकोलॉजी की बात करें तो फंक्शनलिज्म भी हमारे साथ एक मॉडल था जिसमें उन्होंने साइकोलॉजी के बारे में मंदरजा झेल बातें की थी। It is an approach that concentrated on what the mind does, the function of mental activities, and the role of behavior in allowing people to adapt to their environment। फंक्शनलिज्म मॉडल के मुताबिक उन्होंने साइकोलॉजी के बारे में ये बात कही थी कि साइकोलॉजी असल में हमारे साथ सारा काम जो है माइंड पर डिपेंड करता है कि उनकी जो मेंटल एक्टिविटीज़ है वो किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करती है और इसी तरह से किस तरह से उनकी जो मेंटल एक्टिविटी है उसके बिहेवियर को असरअंदाज करती है और उसके बिहेवियर को क्या करती है, कंपेल करती है कि वो अपने इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट करे, ठीक है। दिस स्कूल फाउंडेड बाय द अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स, और इस फंक्शनलिज्म मॉडल को किसने पेश किया था? विलियम जेम्स ने पेश किया था। जेस्टाल्ट साइकोलॉजी, जेस्टाल्ट साइकोलॉजी क्या है?
focus on studying the whole experience of a person rather than breaking it into individual component। जिस्टाल साइकोलॉजी में इंडिविजुअल के पूरा जो ओवरऑल बिहेवियर या एक्सपीरियंसेस होते हैं उसको स्टडी किए जाते हैं। दे कंसंट्रेटेड ऑन हाउ पीपल कंसीडर इंडिविजुअल एलिमेंट एज यूनिट ऑफ होल। अब आ जाते हैं डियर स्टूडेंट बिहेवियर साइकोलॉजी की तरफ। What is behavior psychology? Behavior psychology is the study of connection between our mind and our behavior। Behavior psychology ये हमारे साथ साइकोलॉजी की वो किस्म है जिसमें हम स्टडी करते हैं बिहेवियर और माइंड के दरमियान जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसको कहते हैं बिहेवियर साइकोलॉजी। Sometimes you will hear behavior psychology refer to behaviorism। बाद औक़ात आपने ये भी सुना होगा कि बिहेवियर साइकोलॉजी को बिहेवियरिज्म कहा जाता है या बिहेवियरिज्म के नाम से याद किया जाता है। The researchers and scientists who study behavior psychology are trying to understand why we behave the way we do। क्यों हम बिहेव करते हैं जैसे हम करते हैं, ठीक है। एंड दे आर कंसर्न विद डाइवर्जिंग पैटर्न इन आवर एक्शन एंड बिहेवियर। और ये साइकोलॉजिस्ट इसलिए इसको स्टडी करते हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि हम किसी बंदे की जो बिहेवियर है उसके बारे में जान सकें और उस मेथड्स को सीख सके जिसके ज़रिए हम किसी बंदे की जो बिहेवियर है उसको तब्दील करा सके। The hope is that if we can use behavior psychology to help us predict how human will behave, we can build better habits as individual। Behavior psychology को स्टडी करने का एक बुनियादी मकसद ये है कि बिहेवियर साइकोलॉजी के ज़रिए अगर हम ये जान लें कि हम प्रिडिक्शन कर सकेंगे ह्यूमन की, तो इससे फिर हम एक अच्छे आदत वाले बिहेवियर या अच्छे आदत वाले लोग जो है उनको फिर हम माशरे में पैदा कर सकेंगे। क्रिएट बेटर प्रोडक्ट एज कंपनी, इसके अलावा कंपनी के तौर पर बेटर प्रोडक्ट्स को क्रिएट कर सकेंगे। एंड डेवलप बेटर लिविंग स्पेसेस एज कम्युनिटी। व्हाट इज़ बिहेवियर? बिहेवियर क्या है? एनी एक्शन दैट अदर कैन ऑब्जर्व एंड मेजर इज कॉल्ड बिहेवियर। कोई भी काम जो कि दूसरे लोग उसको देख सकते हो और उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हो, उसको जज कर सकते हो, ठीक है, तो इसको कहते हैं बिहेवियर। बिहेवियर में हमारे साथ चलना, बातें करना और फिज़िकल मूवमेंट करना, ये तीनों चीज़ें जो है बिहेवियर में आती है, ठीक है। चलना फिरना, बातचीत करना और डिफरेंट फिज़िकल मूवमेंट करना, ठीक है, इसको कहते हैं बिहेवियर। प्रिवेलेंट अप्रोच, मॉडल, पर्सपेक्टिव। अब बिहेवियर के बारे में जो डिफरेंट मॉडल थे, पर्सपेक्टिव थे, तो वो क्या थे? बायोलॉजिकल अप्रोच के हवाले से अगर हम बिहेवियर साइकोलॉजी को देखें या बिहेवियर को स्टडी करें तो बायोलॉजिकल अप्रोच के मुताबिक द साइकोलॉजिकल मॉडल दैट व्यू बिहेवियर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शनिंग। अब साइकोलॉजिकल मॉडल जो कि जो बिहेवियर है इसको बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से जब देखती है तो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में जो है साइकोलॉजिकल मॉडल डिफरेंट चीज़ें क्या करती है, उसको फोकस करती है, उसको स्टडी करती है। सबसे पहली बात, एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेसेस will give an understanding of psychological and social phenomena। कहते हैं कि अगर आप बायोकेमिकल प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड कर ले, बायोकेमिकल प्रोसेसेस में क्या आती है? बायोकेमिकल प्रोसेसेस में हमारे बॉडी के अंदर कितने किस्म के हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, तो उन हार्मोन्स का हमारे बिहेवियर पर डायरेक्टली एक ख़ास किस्म के असरात मुरतब होते हैं। तो कहते हैं कि अगर कोई बंदा इन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड कर ले तो उसके लिए फिर साइकोलॉजिकल और सोशल जितने भी प्रोसेसेस है उसको अंडरस्टैंड करना आसान हो जाता है। इसके अलावा फिज़िकल स्ट्रक्चर एंड हेरिडिटरी प्रोसेसेस डिटरमाइन बिहेवियर और बिहेवियर पोटेंशियल। इसके अलावा जब एक बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे की जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो थोड़ी बहुत उसके पेरेंट्स से मिलती जुलती है। इसके साथ साथ
उनके पेरेंट में जो अच्छे खसूसियात होते हैं, जो अच्छे करेक्टर्स होते हैं, तो वो उन पेरेंट से ट्रांसफ़र हो जाती हैं उनके ऑफस्प्रिंग में। और ये आप सब दोस्त जानते ही होंगे कि जो पेरेंट्स के जो अच्छे खसूसियात है, ठीक है, तो वो ज़्यादातर अच्छे खसूसियात जो है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं, और नेगेटिव खसूसियात जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होते, सिर्फ अच्छे खसूसियात जो है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है क्या करती है, किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर या उसकी जो बिहेवियर पोटेंशियल है उसको आइडेंटिफाई करती है। इसके अलावा फिज़िकल एंड फिजियोलॉजिकल इंटरवेंशन कैन अल्टर मेंटल प्रोसेसेस एंड बिहेवियर। इसके अलावा अगर किसी शख्स की जो फिज़िकल एबिलिटीज़ है या फिजियोलॉजिकल एबिलिटीज़ है, मेंटल से रिलेटेड जितने भी फंक्शन है, ये क्या करती है, ये उसकी मेंटल प्रोसेसेस और उसके बिहेवियर को तब्दील कर सकती है, चेंज कर सकती है। रूट काज ऑफ एबनॉर्मेलिटीज़ एंड डिसऑर्डर लाई इन बायोलॉजी एंड रिक्वायर मेडिकल इंटरवेंशन। इसके अलावा जितने भी हमारे साथ एबनॉर्मेलिटीज़ और डिसऑर्डर है, इसकी बुनियादी वजह भी बायोलॉजी में मौजूद है, और इसको ठीक करने के लिए हमें मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स पर। न्यूरोट्रांसमीटर तो आप सब दोस्त जानते होंगे कि क्या है। न्यूरोट्रांसमीटर ये असल में हमारे साथ क्या है, न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल ग्रुप्स होते हैं जिनका अपना एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, और वो अपने बॉडी फंक्शंस को परफॉर्म करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड देयर रोल्स। एसिटाइल कोलिन ये हमारे साथ एक न्यूरोट्रांसमीटर है। इसके फंक्शंस क्या है, ये लर्निंग प्रोसेस में एक्टिव रहते हैं, मेमोरी प्रोसेस में और मसल कंट्रोल मूवमेंट में एसिटाइल कोलिन एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा डोपामीन क्या करते हैं, ये मोटर एक्टिविटी, कोऑर्डिनेशन, इमोशन और मेमोरी प्रोसेसेस को एक्टिवली क्या करती है, मॉनिटर करती है डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। मोटर एक्टिविटी, कोऑर्डिनेशन, इमोशन एंड मेमोरी। इसके अलावा एपिनेफ्रिन ये हमारे इमोशन और स्ट्रेस कंडीशन में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। गाबा जो हमारे साथ गेमा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड है, ये एंजाइटी, एरोसल और लर्निंग प्रोसेसेस में ज़्यादातर एक्टिव होते हैं और अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा सेरोटोनिन ये हमारे सेंसरी प्रोसेसिंग, स्लीप, एरोसल में एक्टिव होते हैं, ठीक है, एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, अपना काम सर अंजाम देते हैं। इसके अलावा ग्लूटामेट ये एंजाइटी और मूड में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं साइकोडायनेमिक अप्रोच की तरफ। साइको मीन माइंड या मेंटल एबिलिटीज़, डायनेमिक मीन टू मूव या मोशन। सो साइकोडायनेमिक अप्रोच से मुराद ऐसा मॉडल जिसमें आपको बताया गया है कि हमारी जितनी भी मेंटल एबिलिटीज़ है, हमारे जितने भी थॉट्स है, तो ये टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं। द अप्रोच that concentrate on the belief that behavior is motivated by the inner forces over which individual have little control। इस मॉडल के मुताबिक इस बात पर जो है ज़ोर दिया गया है कि किसी इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है ये असल में उसके इनर फोर्सेस के ज़रिए जो है इफ़ेक्ट होती है, उसके इनर फोर्सेस का उस पर बहुत ज़्यादा असर होता है। इनर फोर्सेस से मुराद ये है कि अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो, बहुत ज़्यादा जज्बे की हालत में हो, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, तो ये सारी चीज़ें जो है उसके बिहेवियर पर बहुत ज़्यादा गहरा असर डालती है, ठीक है। फाउंडेड बाय द वेनीज फिजिशियन सिगमंड फ्रॉइड इन अर्ली 1900। अब साइकोडायनेमिक मॉडल को किसने पेश किया था, इसको जो है सिगमंड फ्रॉइड ने 1900 में पेश किया था, जो कि वेनीज फिजिशियन था, ठीक है। साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव गिव इम्पोर्टेंस टू द इनर अनकॉन्शियस एक्सपीरियंसेस एंड द फोर्सेस दैट बिहेवियर। साइकोडायनेमिक जो है हमें इस बात पर जोर दे रही है कि हमारे जो इनर अनकॉन्शियस एक्सपीरियंसेस होते हैं, अनकॉन्शियस से मुराद जो कि हमारे कंट्रोल में ना हो, तो ये क्या करती है, ये हमारे बिहेवियर पर इसका बहुत ज़्यादा गहरा इफ़ेक्ट होता है, असर होता है। फ्रॉइड वर्क हैज़ प्रोवाइड अ वे नॉट ओनली फॉर ट्रीटिंग मेंटल डिसऑर्डर। फ्रॉइड ने जो काम किया था
इससे ना सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर्स का इलाज मिला बल्कि also for understanding everyday phenomena such as prejudice and aggression। इससे हमें रोज़मर्रा के मामलात में जो मुख्तलिफ सिचुएशन आते हैं जिसमें हम अपने आप को प्रेजुडिस या एग्रेशन की फॉर्म में हम अपने आप को पाते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में फ्रॉइड ने काफ़ी ज़्यादा डिटेल के साथ बताया, ठीक है, अपने मॉडल में। One of the main idea is that there is an inner tension for the fulfillment of instinct। इसमें एक बात ये भी बताई गई थी कि अगर किसी शख्स में कोई जज्बा मौजूद हो, उसमें जो है एक जो है जिसे कहते हैं रूहानी जज्बा, ठीक है, अगर वो मौजूद हो तो इसकी मौजूदगी से वो अपने तमाम काम को सर अंजाम दे सकता है और अपने टेंशन्स को कम कर सकता है। साइकोडायनेमिक मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी इज़ अ 3-part स्ट्रक्चर ऑफ माइंड कंटेनिंग आइडेंटिटी, ईगो एंड सुपर ईगो, ठीक है। Behaviorist model या behavioral approach, the psychological model that focuses on the old observable behavior। अब behaviorist या behavior model में मेनली जो फोकस या जो अहमियत दी गई थी वो बिहेवियर पर दी गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहेवियर ये हमारे साथ एक ओवर प्रोसेस है, एक मैनिफेस्ट या ऑब्वियस प्रोसेस है जिसको हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, जिसको हम नोट कर सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल अप्रोच दैट कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन बिहेवियर एंड एनवायरमेंटल स्टिमुलाई इज़ द फोकस ऑफ स्टडी। इस बिहेवियर मॉडल या इस बिहेवियर पर्सपेक्टिव के मुताबिक इन्होंने जो है इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है कि बिहेवियर जो है इसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है एनवायरनमेंट, और उस एनवायरनमेंट से जो स्टिमुलाई उस बिहेवियर को मिल रही होती है, तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा बिहेवियर पर असरानंदाज होती है। The model emerged as a reaction to the earlier approaches that emphasized the significance of hidden underlying predetermined forces, ठीक है। The behavior suggests that observable behavior alone should be the main area of interest to psychology। बिहेवियरिस्ट जितने भी थे तो उन्होंने ये सजेशन की थी कि ऑब्जर्वेबल बिहेवियर जो है इसको अकेले में स्टडी करना चाहिए और तमाम साइकोलॉजिस्ट को जो है इसमें दिलचस्पी लेनी चाहिए। द लॉ ऑफ इफ़ेक्ट, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट क्या है? एनी रिस्पॉन्स दैट लीड्स टू एन आउटकम दैट इज सेटिस्फाइंग फॉर द ऑर्गेनिज्म इज लाइकली टू बी रिपीटेड। A response leading to an outcome that is not satisfying is not likely to be repeated। Law of effect ये असल में हमारे साथ एक ऐसी लॉ है जिसमें ये बात कही गई थी कि अगर कोई बंदा एक ऐसा रिस्पॉन्स दे एक ऐसी स्टिमुलाई को जिसकी वजह से आप उस से जो है अपने आप को रिलैक्स फील करे, अपने आप को सेटिस्फाइड फील करे, तो ऐसे रिस्पॉन्स जो है वो बंदा फिर क्या करेगा, दोबारा रिपीट करेगा। इसके अलावा अगर कोई बंदा ऐसा बिहेव करे, ऐसा रिस्पॉन्स दे जिसकी वजह से आपको जो है बुरा लगे, ठीक है, आप जो है बुरा महसूस करे, तो वो बंदा जो है ऐसे कामों को फिर दोबारा रिपीट नहीं करेगा। तो दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। Classical conditioning, the theory, is a type of learning in which the previous neural stimulus starts eliciting a response that was originally attached to a natural stimulus, because the neutral stimulus has been closely associated with the other stimulus, ठीक है। Humanistic approach, the psychological model that suggests the people are in control of their life। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ये हमारे साथ एक साइकोलॉजिकल मॉडल है जिसमें ये बात कही गई थी कि लोग जो है वे अपने पीपल आर इन कंट्रोल ऑफ देयर लाइफ, लोग जो है अपनी ज़िंदगी के कंट्रोल में है, ठीक है, मतलब लोगों को उनकी ज़िंदगी जो है कंट्रोल कर रही है। वो लोग जिनको अपनी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा प्यारी होती है तो वो फिर उस अपना जो है बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, वो कोशिश करते हैं कि हमें
किसी भी हालत में बीमारी ना लगे और हम जो है किसी किस्म की मुसीबत का शिकार ना हो। इट इज़ कंसीडर एज वन ऑफ द मोस्ट रीसेंट अप्रोच टू साइकोलॉजी, और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को जो है पूरी साइकोलॉजी में एक मोस्ट रीसेंट अप्रोच जो है मॉडल जो है वो समझा गया है। दिस अप्रोच रिजेक्टेड द व्यू, इस अप्रोच ने उस नज़रिए को रिजेक्ट किया दैट प्री डिटरमाइन ऑटोमेटिक बायोलॉजिकल फोर्सेस, अनकॉन्शियस प्रोसेस और एनवायरमेंटल डिटरमाइंड बिहेवियर। ठीक है, मतलब ह्यूमनिस्टिक अप्रोच से पहले जितने भी बिहेवियर अप्रोचेस थे तो उन सब को रिजेक्ट कर दिया। इट प्रोपोज दैट पीपल देमसेल्फ डिसाइड अबाउट देयर लाइफ। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में ये बात कही गई थी कि हर बंदा जो है अपनी ज़िंदगी का मालिक है और हर बंदा जो है वो अपने लिए खुद सोच सकता है। A failure in being capable of doing so lead to psychological problem. It also stresses the idea that people by nature tend to move toward a higher level of maturity and maximum potential. ठीक है, इस ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में ये बात भी बताई गई कि लोग जो है कुदरती तौर पर ज़्यादा हासिल करने की कोशिश करते हैं और इसके लिए वो ज़्यादा मेहनत करते हैं। फ्री विल, ह्यूमन पासेस the ability to make decision about their life. फ्री विल से मुराद ये है कि हर बंदा जो है वो इस बात के लिए वो ख्वाहिश रखता है, इस बात का वो ख्वाहिशमंद होता है कि वो अपने फैसले खुद करे। ठीक है, cognitive approach, the psychological model that focuses on how people know, understand, think and about the world. कॉग्निटिव मॉडल ये हमारे साथ एक ऐसा मॉडल था जिसमें साइकोलॉजिकली ये बात कही जाती थी, इस बात पर बहस किया जाता था कि लोग जो है किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से लोगों को चीज़ों के बारे में पता चलता है, कैसे लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं और कैसे लोग दुनिया के बारे में सोचते हैं। तो कॉग्निटिव अप्रोच में इस बात पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था। Main emphasis is on how people understand of the world and their thinking affect their responses. कैसे लोग दुनिया के बारे में सोचते हैं और कैसे उसका सोचना जो है उनके बिहेवियर पर असरानंदाज होता है। How it may lead to positive or negative psychological consequences. कैसे इन बिहेवियर्स की वजह से, इन रिस्पॉन्सेस की वजह से कोई बंदा जो है पॉजिटिव की तरफ जा सकता है और कोई बंदा नेगेटिव की तरफ जा सकता है। Such processes include perception, memory, thinking, problem solving, imagining and language. ठीक है, evolutionary approach में कहते हैं कि how human behavior required for survival have adopted in the face of environmental pressure and evolution. evolutionary approach में ये बात कही गई थी कि लोग जो है उस बिहेवियर को अपनाएंगे, उस रवैये को अपनाएंगे जिससे उनके जो रहने के चांसेस है वो बढ़ेंगे। अगर वो ऐसा करेंगे जिससे उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम होगी तो इस तरह की कोई बिहेवियर भी वो अपनाएंगे नहीं, जो कि इन्फ्लुएंस डार्विन थ्योरी को क्या करती है, उसकी तरफ इशारा करती है। सोशियो कल्चर पर्सपेक्टिव के मुताबिक इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल एंड कल्चर इन्फ्लुएंसेस ऑन बिहेवियर एज वेल एज इंटरप्रेटिंग अदर बिहेवियर। सोशियो कल्चर पर्सपेक्टिव में सोशल और कल्चर जो है इसका बहुत गहरा असर होता है किसी बंदे की बिहेवियर पर। ठीक है, इसके साथ साथ किसी दूसरे लोगों के बिहेवियर को इंटरप्रेट करने के लिए भी सोशियो कल्चर पर्सपेक्टिव इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे साथ बिहेवियर साइकोलॉजी का यूनिट नंबर 1 जो कि इंट्रोडक्शन टू बिहेवियर साइकोलॉजी है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई मसला है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।